भारत ने इसमें बहुत ही पावरफुल WAG-12 इंजन को प्रयोग किया। ये ट्विन इंजन है, इसमें दो इंजन एक साथ है। हालांकि दोनों को अलग कर देंगे तो काम नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ ही काम करते हैं जिससे ये बोबो प्लस बोबो बन सके इंजन को। इसके बारे में एक अलग इंजन में बना चुके हैं। WAG-12 इंजन जब ये बना था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। हालांकि ये अकेले इसको नहीं, ये खींचने में क्षमता इसके पास है, लेकिन बावजूद इस ट्रेन के बीच में, अब 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन रहती है तो बीच में एक WAG-9 इंजन को जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये कोको टाइप का इंजन है, इसके बारे में भी हम इंजन में अलग से बता दिए हैं। तो ये लगा दिए थे। इसका रीजन क्या है कि अगर एक ही इंजन से आप पूरी ट्रेन को खींचेंगे, लगभग आप 13,000 टन का, तो सारा तो लोड इसी कपलिंग पर पड़ता है। ऐसे चुरा कहीं कपलिंग में उखड़ गया, इंजन तो खूब पावरफुल है, खींच लिया और पूरा लोड है, कांक के खींचेगा इतना बड़का ट्रेन को, मान के चलिए ये इंजन, और यहाँ पे सोच रहा है कपलिंग है तो ये खींचने का तो ये खींच देगा, कपलिंग में उखड़ जाएगा तो छिटा जाएगा इसे यहाँ पर। इसलिए बीच में एक कहीं पे एक एक्स्ट्रा इंजन जोड़ दिया जाता है ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। साथ ही इसमें एक और चीज किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से लग सके, क्योंकि ब्रेक के लिए जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो इंजन से ही प्रेशर को, वैक्यूम को जनरेट किया जाता है। और वो आते आते पीछे आते थोड़ा सा वो पावर उसका कम हो जाता है, इसलिए बीच में कहीं इसमें इंजन लगा दिए। तो ये तो भैया 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है शेषनाग। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1950 में हमारे कुल ट्रांसपोर्टेशन का 80% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे द्वारा होता था, लेकिन रेलवे की इस खस्ता हालत को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रकों पर शिफ्ट हो गया। अब ट्रक महंगे भी होते हैं और इससे एक्सीडेंट वगैरह की कभी खतरा ज़्यादा होता है, और ट्रक से बहुत ज़्यादा सामान को नहीं भेज सकते हैं आप लोग, ट्रेन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस सब कुछ जानने के बावजूद 2020 में टोटल जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका महज 30% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करती है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि रेलवे करेगी तो बहुत सस्ता होगा और हम लोग को सामानें सस्ती मिलेंगी। इसीलिए DFC को लाया गया है। ये DFC जब लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से तो 2050 तक हम लोग अपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 50% माल की ढुलाई हम किससे करेंगे? ये फ्रेट कॉरिडोर से करेंगे, हम मालगाड़ियों से, जिससे कि हमारे जो अभी के जो भी चीज़ों के कॉस्ट आते हैं वो लगभग 40% उसमें गिरावट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन को काट देने की वजह से। हालांकि इसके अलावे भी और भी DFC का प्रोग्राम रखा गया है। एक नॉर्थ साउथ DFC है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक चला जाएगा। अब चेन्नई के कोयला को ला सकता है, दिल्ली के ऑटोमोबाइल को ला सकता है। चेन्नई में बहुत बड़ा होंडाई कंपनी का फैक्ट्रीज वगैरह है, सब बहुत ज़्यादा है। वहाँ की चीज़ों को आराम से आप ये मध्य भारत में ले जा सकते हैं। पूरा पश्चिम मुंबई से कोलकाता जा सकता है, कोलकाता की चीज़ें मुंबई आराम से आ सकती है, यहाँ आ सकती है। पूर्वी तटीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये अभी ये सब प्रस्तावित है, अभी तो ये नहीं है। तो ये तो अभी 2023, ये इधर वाला जो पश्चिमी है ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, और EDFC का आधा हिस्सा 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्राइवेट लोग मिलकर बनाएंगे, यानी 2024 तक ये फाइनल हो जाएगा, 22 तक ये वाला फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इसमें काम लगेगा जो 2028-30 तक आगे जाके कंप्लीट होगा। DFC से एक हिडन भी फायदा है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी पैसेंजर ट्रेनों पर एक ही पटरी पर हमारे यहाँ लोड ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेनों का भी लोड ज़्यादा है और मालगाड़ियों का भी लोड है। इस वजह से हमारी पैसेंजर ट्रेनों की भी स्पीड प्रभावित होती है, इनकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर एक और भी खराबी क्या होती है कि इनके ट्रैक पर इतना ज़्यादा कंजम्पशन है तो ये ट्रैक मेंटेनेंस भी नहीं हो पाते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस की कमी की वजह से अक्सर रेल दुर्घटनाएँ होती हैं हमारे यहाँ, तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो खैर हम लोग बहुत जल्दी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे इंडियन रेलवे के पैरेलल ही आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप DFC समझ गए होंगे। इसमें भी इंडियन रेलवे की तरह ही वैकेंसी निकलेगी, DFCCIL करके इसमें वैकेंसी निकलेगी, और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इसमें काम चल ही रहा है EDFC में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।